नमस्कार। आज हम एक बेहद गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं जी। जिसे हमारे स्रोत यूथ ऑफ इंडिया एट जेन जी ऑफ भारत का एक विश्लेषण भारत पर चल रहा एक अदृश्य युद्ध कहता है। ये कोई पारंपरिक लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा संघर्ष है जो कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा है और जिसके निशाने पर सीधे तौर पर भारत है, ऐसा इस विश्लेषण का दावा है। हाँ, और इस विश्लेषण के मुताबिक युद्ध का मैदान अब सरहदें नहीं रही। अच्छा। बल्कि भाषण, व्यापार नीतियां, सोशल मीडिया हैशटैग्स और सड़कों पर होने वाले विरोध प्रदर्शन बन चुके हैं। हो सकता है मिसाइलें तैनात ना हो, लेकिन विचारों और कहानियों का मतलब नैरेटिव का युद्ध हवा में है। स्रोत कहता है कि अलग अलग दिखने वाली घटनाएं, जैसे कहीं आतंकी हमला, कहीं विरोध प्रदर्शन, कहीं व्यापार में झटका, कहीं किसी इन्फ्लुएंसर का वीडियो, ये सब असल में शायद एक बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं। तो आज हम इसी कथित अदृश्य युद्ध के उन अलग अलग चरणों को समझने की कोशिश करेंगे जिनका जिक्र इस विश्लेषण में है। जी। कश्मीर से लेकर दिल्ली की सियासत, वॉशिंगटन के फैसलों से लेकर देश के अंदर उठने वाले विरोध प्रदर्शनों तक, ये सब कैसे जुड़े हैं, ऐसा स्रोत का मानना है। बिल्कुल। हमारा काम यहाँ सिर्फ उस विश्लेषण में दी गई जानकारी को सामने रखना है, किसी पक्ष का समर्थन करना नहीं। सही बात है। चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। पहला चरण, जैसा कि स्रोत बताता है, कश्मीर से शुरू होता है। विश्लेषण हमें 22 अप्रैल 2025 की एक घटना पर ले जाता है, पहलगाम का बैसरन घास का मैदान। जी। स्रोत के मुताबिक वहां कुछ बंदूकधारी आते हैं, पर्यटकों से उनका धर्म पूछते हैं और फिर चुन चुनकर 26 हिंदू नागरिकों की हत्या कर देते हैं। 26, हे भगवान। हाँ। पूरा देश स्तब्ध रह गया। सरकार ने इसे साफ तौर पर आतंकवाद करार दिया और पाकिस्तान में मौजूद कथित आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। चस मोड़ आता है। स्रोत इशारा करता है कि पश्चिमी मीडिया ने इसे कैसे पेश किया। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। सुर्खियां थी, भारत में अस्थिरता, कश्मीर को फिर से विवादित क्षेत्र के तौर पर दिखाया गया। जी हाँ। विश्लेषण कहता है कि आतंकवादियों ने जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि उस कहानी पर कब्जा कर लिया जो दुनिया को सुनाई जा रही थी। बिल्कुल, नैरेटिव कंट्रोल। और सिर्फ बाहरी ताकतों ने ही नहीं, देश के अंदर से भी इस कहानी को हवा मिली, ऐसा स्रोत का दावा है। अंदर से कैसे? विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में सेना और वायुसेना की तैयारी पर सवाल उठाए। हालांकि इसे कुछ लोगों ने जरूरी जवाबदेही माना, पर विश्लेषण कहता है कि इससे देश के मनोबल पर चोट पहुंची। मतलब सरहद पर बैठे जवान सुन रहे थे कि उनके अपने नेता ही उन पर शक कर रहे हैं। और ये बातें देश तक ही सीमित नहीं रहीं। पश्चिमी प्रेस ने इन बयानों को हाथों हाथ लिया। जाहिर है। हेडलाइन बनी, भारत के अपने नेता ही अपनी सेना पर संदेह करते हैं। यानी एक ही घटना से दो चोटें, गोलियों की और शब्दों की। सही कहा। और इसी माहौल में स्रोत के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का दखल आता है। ट्रंप का? हाँ। कुछ ही हफ्ते पहले मोदी को सच्चा दोस्त बताने वाले ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान पर दबाव डालकर हालात संभाले, सारा श्रेय खुद ले लिया। ओह। दिल्ली में से साफ तौर पर अवसरवादिता की तरह देखा गया। संदेश था, अमेरिका बचाने वाला, भारत बस एक जूनियर पार्टनर। इसने एक और बहस छेड़ दी भारतीय मीडिया में। ट्रंप टेक्स क्रेडिट फॉर इंडिया स्पेन जैसी सुर्खियां चली। हाँ, चली थी। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की आवाज बनती हुई नजर आई। जैसा कि स्रोत बताता है, ममता बनर्जी ने प्रतिनिधि भेजने से मना कर दिया। कांग्रेस के भेजे नेता भी बाद में हाशिए पर दिखे। स्रोत के मुताबिक ये बिखराव दुश्मनों के लिए किसी ईंधन से कम नहीं था। तो पहले चरण में स्रोत के मुताबिक सिर्फ कश्मीर पर हमला नहीं हुआ, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और देश के अंदर के भरोसे दोनों को निशाना बनाया गया। बिल्कुल, एक बहुआयामी हमला था वो। इसके बाद विश्लेषण के अनुसार लड़ाई का मैदान बदला। अब निशाना बने भारत के युवा, खासकर जेनजी, वो पीढ़ी जो रील्स, शॉर्ट वीडियो और हैशटैग की दुनिया में जीती है। हाँ, ये दूसरा चरण है। दूसरा चरण, युवाओं का हथियार के तौर पर इस्तेमाल। जी हाँ, ये पीढ़ी जो चंद सेकंड के वीडियो और ट्रेंडिंग टॉपिक से प्रभावित होती है, स्रोत के मुताबिक उसे ही हथियार बनाया गया। कैसे? विश्लेषण राहुल गांधी के एक भाषण का जिक्र करता है जो बैसरन हमले के कुछ हफ्ते बाद दिया गया। उन्होंने युवाओं से कहा, उठो, आवाज उठाओ, सरकार से सवाल करो। सुनने में ये एक सामान्य लोकतांत्रिक अपील लगती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन स्रोत का तर्क है कि जिस समय और जिस लहजे में ये कहा गया, उसने सरकार पर सवाल उठाने और देश पर सवाल उठाने के बीच की महीन रेखा को धुंधला कर दिया। अच्छा, मतलब टाइमिंग और टोन पे सवाल है। विश्लेषण इसी बिंदु पर जोर देता है, जब देश एक बाहरी हमले से जूझ रहा हो, तब इस तरह का आह्वान, क्या ये सरकार से सवाल है या देश की एकता पर? जल्द ही विश्वविद्यालयों में संविधान बचाओ, असहिष्णुता खत्म करो जैसे नारे गूंजने लगे। दुनिया को ये तस्वीर दिखाई गई कि भारत के युवा अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हैं। और स्रोत बताता है कि विरोध का तरीका भी बदल गया है। कैसे बदला है? पहले मार्च होते थे, भाषण होते थे। अब 20 सेकंड के एक वायरल रील काफी है, जो पलक झपकते दुनिया भर में पहुंच जाती है। हाँ, ये तो है। विश्लेषण इसे आधुनिक युद्ध का एक नया तरीका बताता है। संक्षेप में कहें तो स्रोत के मुताबिक अगर पहले चरण में गोलियों से छवि पर वार हुआ, तो दूसरे चरण में युवाओं के नारों से धारणाओं को बदलने की कोशिश की गई। हाँ, जिसका मकसद एकता तोड़ना और हौसला पस्त करना था। और अब ये कथित घेराबंदी सिर्फ देश के अंदर तक सीमित नहीं रहती। स्रोत के अनुसार तीसरा चरण भारत के पड़ोसियों पर केंद्रित है। जी हाँ। यहाँ राजनीति, जमीनी सौदों और कूटनीति के जरिए एक अदृश्य फंदा कसा जा रहा है। ये दिलचस्प है कि यह सब टैंकों या सेना से नहीं हो रहा। विश्लेषण कहता है कि बदलाव
राजनीतिक चालों, लीज समझौतों और कूटनीतिक पैंतरों से आ रहा है। अगर हम नक्शे पे नजर डालें, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर तरफ से दबाव बनाने की कोशिश दिखती है, ऐसा स्रोत का दावा है। दक्षिण में श्रीलंका का उदाहरण दिया गया है। हाँ, स्रोत बताता है कि 2022 के आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में चीनी प्रभाव तेजी से बढ़ा। अच्छा। 2017 में हम्बनटोटा और कोलंबो जैसे बंदरगाह जो चीन को लीज पर दिए गए थे, वो अब महज आर्थिक समझौते नहीं रहे। वहां चीनी नौसेना की स्थायी मौजूदगी एक हकीकत बन गई है। ओह, तो ये चिंता की बात है। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक श्रीलंका अब भारत के लिए बफर स्टेट नहीं, बल्कि एक चीनी सामरिक पड़ाव बन गया है। और पूर्व में बांग्लादेश, वहां क्या हुआ? वहां भी विश्लेषण के अनुसार एक बड़ा बदलाव आया। भारत समर्थक मानी जाने वाली सरकार गिर गई और एक ऐसी सत्ता आई जिसका झुकाव इस्लामाबाद और वॉशिंगटन की तरफ ज्यादा है। इसका नतीजा? स्रोत बताता है कि भारत विरोधी बयानबाजी बढ़ी, अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया, मंदिर तोड़े गए, इस्कॉन भक्तों पर हमले हुए। ये तो बहुत गंभीर है। जी, ये महज एक राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि एक साफ संकेत था कि पड़ोस की हवा बदल रही है। पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और तुर्की का भी जिक्र है। स्रोत के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता किया, जिसका प्रतीकात्मक महत्व बड़ा है। और तुर्की के राष्ट्रपति, वो तो खुले तौर पर भारत विरोधी आवाजों का समर्थन कर रहे हैं। भारत विरोधी आवाजें मतलब? चाहे वो अलगाववादी हों या प्रदर्शनकारी। और विडंबना ये है कि भारत ने 2023 में तुर्की को भूकंप में मदद भेजी थी। हाँ, मुझे याद है। लेकिन स्रोत कहता है कि बदले में खुली दुश्मनी मिल रही है। उत्तर में नेपाल की स्थिति भी चिंताजनक बताई गई है। सितंबर 2025 में स्रोत के अनुसार नेपाल में जेनजी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों ने सरकार हिला दी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि नारे वही थे जो भारत में सुनाई दे रहे थे। संविधान बचाओ, असहिष्णुता से लड़ो। वही नारे, ये तो हाँ। वहां सरकार गिरी, सेना ने कमान संभाली। पाकिस्तान तो खैर पहले से ही विरोधी था ही। तो कुल मिलाके तस्वीर क्या बनती है, मतलब चारों तरफ से? स्रोत के मुताबिक तस्वीर एक घेराबंदी की है। दक्षिण में श्रीलंका, चीनी प्रभाव, पूरब में बांग्लादेश, पाकिस्तान समर्थक झुकाव, पश्चिम में सऊदी तुर्की, शत्रुतापूर्ण रवैया, उत्तर में नेपाल अस्थिर और पाकिस्तान स्थायी विरोधी। पड़ोसी अब बफर नहीं, बल्कि युद्ध का एक और मैदान बन गए हैं। विश्लेषण जोर देता है कि ये सब एक साथ होना महज संयोग नहीं, बल्कि एक डिजाइन का हिस्सा लगता है। पड़ोसियों का ये बदलता रुख वाकई चिंताजनक है, जैसा स्रोत बता रहा है। लेकिन शायद सबसे बड़ा झटका विश्लेषण के अनुसार एक ऐसे देश से आया जिसे भारत अपना रणनीतिक साझेदार मानता था। हाँ, बिल्कुल। चौथा चरण, वॉशिंगटन में विश्वासघात। जी, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है स्रोत के विश्लेषण में। अभी कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, मोदी मेरे सच्चे दोस्त हैं। हाँ, कहा तो था। और फिर अचानक अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारतीय निर्यातों पर भारी टैरिफ लगा दिए। पहले 25%, फिर सीधे 50%। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। दुनिया की सबसे बड़ी व्यापार बाधाओं में से एक। इसका असर फौरन हुआ होगा। बिल्कुल। सूरत के कपड़ा उद्योग, लुधियाना के कारखानों से ऑर्डर रद्द होने लगे। स्टील और हीरा उद्योग को अरबों का नुकसान हुआ। लेकिन सवाल उठा कि निशाना सिर्फ भारत क्यों, जबकि यूरोप रूस से गैस ले रहा था, चीन तेल खरीद रहा था? सही सवाल है। स्रोत का तर्क है कि वॉशिंगटन भारत से नाराज था, क्योंकि भारत ने रूस पर लगे प्रतिबंधों में उसका आंख मूंदकर साथ नहीं दिया। अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखी और इन टैरिफ के जरिए उसी स्वतंत्रता की कीमत वसूली जा रही थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। और क्या हुआ? अमेरिका ने एक और मांग रखी, भारत अपना कृषि बाजार पूरी तरह खोल दे। अमेरिकी डेयरी, पोल्ट्री, जीएमओ फसलें, यहाँ तक कि विवादास्पद नॉनवेज दूध के लिए भी दरवाजे खोल दें। नॉनवेज दूध, ये क्या है? ये विवादास्पद मुद्दा था उस समय। स्रोत इसे महज व्यापारिक मांग नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक हमला मानता है। भारत के लिए खेती सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि पहचान और परंपरा का हिस्सा है। तो भारत ने मना कर दिया होगा? हाँ, भारत ने इनकार किया और नतीजा हुआ और ज्यादा सख्ती। अगली चोट सीधे भारतीय युवाओं और मध्यम वर्ग के सपनों पर पड़ी। H-1B वीजा। हाँ, वो वीजा जो भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए अमेरिका में काम करने का एक मुख्य जरिया है, उस पर प्रति नई याचिका $1 लाख का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया गया। $1 लाख प्रति याचिका? जी हाँ। स्रोत इसे भारतीय आईटी कंपनियों के लिए लगभग मौत की सजा जैसा बताता है। इससे तो लाखों लोगों पर असर पड़ा होगा। बैंगलोर, हैदराबाद। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे के टेक हब सीधे प्रभावित हुए। लाखों परिवारों का भविष्य अनिश्चित हो गया। ये बिना गोली चलाए भारत की आर्थिक और मानवीय पूंजी पर हमला था। और इसी बीच स्रोत के मुताबिक राहुल गांधी ने फिर एक ऐसा बयान दिया जिसने बाहरी दबाव को और बल दिया। उन्होंने क्या कहा इस बार? उन्होंने सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया और कहा कि अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है। स्रोत का कहना है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह धारणा बनी कि भारत की कथित विफलता पर देश के अंदर भी सहमति है। ये ट्रंप के नैरेटिव को ही मजबूती दे रहा था। तो चौथे चरण का निष्कर्ष स्रोत के अनुसार ये है कि अमेरिका ने बिना हथियार उठाए टैरिफ, वीजा और सांस्कृतिक मांगों के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था, पहचान और आत्मबल तीनों पर एक साथ चोट की। ये दिखाता है कि कभी-कभी सहयोगी विरोधियों से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। और जब पश्चिम से एक कथित विश्वासघात सामने आ रहा था, ठीक उसी समय भारत के अंदर सड़कों पर एक नया मोर्चा खुल गया। जी हाँ, अब लड़ाई सीमा पार से हटकर देश के भीतर आ जाती है। स्रोत इसे 5वां चरण कहता है, घर के अंदर चिंगारियां। ये सब कैसे शुरू हुआ?
विश्लेषण बताता है कि इसकी शुरुआत कानपुर से हुई 4 सितंबर 2025 को। 12 वफात के जुलूस में एक बैनर दिखा जिसपे लिखा था आई लव मोहम्मद। अच्छा। सुनने में धार्मिक अभिव्यक्ति लग सकती है, लेकिन स्रोत के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने इसे एक नई अभूतपूर्व गतिविधि के तौर पर देखा जो शायद माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी। और ये सिर्फ कानपुर तक नहीं रुका? बिल्कुल नहीं। 72 घंटों के अंदर वैसे ही प्ले कार्ड्स उत्तराखंड के कस्बों में नजर आने लगे। ये वही इलाका है जहां अवैध बस्तियों और रोहिंग्या शरणार्थियों की मौजूदगी पहले से एक मुद्दा रही है। स्रोत इसे एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा मानता है जिसे कहीं भी दोहराया जा सकता था। फिर ये चिंगारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंची, जहां बरेली सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना। वहां क्या हुआ? वहां प्ले कार्ड और बड़े थे, नारे और तेज, पुलिस से झड़पें हुई, पथराव हुआ, बैरिकेड तोड़े गए। नतीजा कर्फ्यू, इंटरनेट बंद, ड्रोन निगरानी, गिरफ्तारियां। ओह, स्थिति गंभीर हो गई थी। हाँ, राज्य सरकार ने इसे कानून व्यवस्था का मसला बताया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तस्वीरें गईं, बैनर, पुलिस लाठीचार्ज। एनजीओज और जिनेवा स्थित मानवाधिकार समूहों ने इसे सांप्रदायिक तनाव का सबूत बताया। छवि का फेल फिर से। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर भी ध्यान दिलाता है कि कैसे कुछ क्षेत्रीय दलों ने कथित तौर पर इस स्थिति का फायदा उठाया। एएपी जैसे दलों के नेताओं की तस्वीरें अलगाववादी तत्वों से जुड़े लोगों के साथ आईं और उन्होंने पुलिस कार्रवाई को सत्तावादी करार दिया। विश्लेषण का तर्क है कि जहां अवैध प्रवासन ने चुनावी गणित बदला था, वहां अब ये प्लेकार्ड राजनीति एक हथियार बन गई। इसी दौरान लद्दाख में सोनम वांगचुक का विरोध प्रदर्शन भी चल रहा था। हाँ, वो पर्यावरण के मुद्दे से शुरू होकर स्वायत्तता की मांग तक पहुंच गया था। 24 सितंबर को वहां झड़पों में 4 जानें भी गईं। लेकिन कानपुर और बरेली के बैनरों की खबरों ने उसे ढक गया। तो इस चरण का सार क्या है स्रोत के मुताबिक? एक बैनर से शुरू हुई बात ने देश के कई हिस्सों में तनाव पैदा कर दिया। इसकी तस्वीरें दुनिया भर में फैली। स्रोत कहता है कि आधुनिक विरोध प्रदर्शनों को भड़काना सस्ता है, उन्हें संभालना महंगा, और विरोधियों के लिए ये बेशकीमती हथियार है। आम लोगों में डर फैल गया। हर त्योहार अब जंग का मैदान लगता है। ये तो चिंताजनक सोच है। घर के अंदर लगाई गई आग सबसे कारगर हथियार साबित होती है, ऐसा विश्लेषण का मानना है। घर के अंदर ये चिंगारियां तो भड़की, लेकिन आज के डिजिटल युग में कोई भी घटना स्थानीय नहीं रहती। क्लिप्स, हैशटैग्स उसे दुनिया भर में फैला देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से शुरू होता है छठा चरण, टिप्पणी मोर्चा या कमेंट्री फ्रंट। हाँ, और इस मोर्चे पर लड़ने वाले सिपाही हैं इन्फ्लुएंसर। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये नए युद्ध क्षेत्र हैं। कौन से इन्फ्लुएंसर? स्रोत कुछ नामों का जिक्र करता है। ध्रुव राठी, देशभक्त, रवीश कुमार। इनका हथियार है 10 मिनट का वीडियो, व्यंग्य या गुस्से से भरी रील। अच्छा। कोई भी घटना हो, प्लेकार्ड विरोध, लद्दाख की झड़प, पुलिस का लाठीचार्ज, ये उसे तुरंत एक पैकेज बनाकर दुनिया के सामने परोस देते हैं, ऐसा स्रोत का दावा है। और ये कहानी घड़ी कैसे जाती है? मतलब क्या तरीका होता है? स्रोत एक पैटर्न बताता है। 1, स्थानीय घटना की क्लिप लो। 2, उसकी जटिलता हटा दो। 3, उस पर एक बड़ा लेवल चिपका दो, तानाशाही, असहिष्णुता, लोकतंत्र खतरे में। 4, उसे मजाक या कटाक्ष के साथ वायरल कर दो। फिर शुरू होता है प्रवर्धन का चक्र। हाँ, बरेली में विरोध हुआ, दिल्ली में बैठे इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बनाया, जिनेवा या लंदन में किसी एनजीओ ने उसे अपनी रिपोर्ट में इस्तेमाल किया, यूएनएचआरसी ने भारत से सवाल पूछा, इन्फ्लुएंसर ने एक और वीडियो बनाया, भारत की दुनिया भर में किरकिरी। ये तो एक सेल्फ सस्टेनिंग लूप जैसा लगता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा चक्र है जो खुद ब खुद चलता रहता है और 48 घंटे में एक छोटी सी क्लिप को वैश्विक मुद्दा बना देता है। स्रोत इस पर सवाल उठाता है, क्या ये सब अपने आप हो रहा है या इसके पीछे कोई संगठित प्रयास है? हाँ, ये सवाल जायज है। ये शक जताया गया है कि कैसे कोई वीडियो घंटों के अंदर किसी एनजीओ रिपोर्ट का हिस्सा बन जाता है। कहीं ना कहीं फंडिंग और नेटवर्क की भूमिका होने का अंदेशा है। सरकार के लिए ये एक मुश्किल स्थिति है। कैसे? अगर वो प्रतिक्रिया दे तो सेंसरशिप का आरोप लगता है, अगर चुप रहे तो लगता है कि ये आरोपों को मान लिया। सही कहा। इन्फ्लुएंसर भावनाओं और रफ्तार का इस्तेमाल करते हैं, सरकार तथ्यों और प्रक्रियाओं में बंदी होती है। अक्सर तेज कहानी सच्ची कहानी पर भारी पड़ जाती है। विश्लेषण का निष्कर्ष ये है कि भारत की अपनी ही डिजिटल आवाजें जाने अनजाने उन ताकतों का हथियार बन गई हैं जो भारत के खिलाफ वैश्विक नैरेटिव गढ़ रही हैं। और ये नैरेटिव सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रहते। हाँ, ये भारत की सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचते हैं और वहां भारत की साख पर सवाल उठाते हैं। ये है 7वां चरण, विदेश में वैधता का संकट। इसका क्या मतलब है, विदेश में वैधता का संकट? मुख्य रणनीति, जैसा कि स्रोत बताता है, यह है कि देश के अंदर के विरोध प्रदर्शनों या विवादों की क्लिप्स को इस तरह पेश किया जाए मानो भारत अपने ही लोगों पर जुल्म ढा रहा है। अच्छा। इससे उस नैरेटिव को एक जायज चिंता का दर्जा मिल जाता है। स्रोत स्विट्जरलैंड का उदाहरण देता है। यूएनएचआरसी में 10-12 सितंबर को भारत में अल्पसंख्यकों और प्रेस की स्वतंत्रता पर चिंता जताई गई। ध्यान दें, ये कानपुर बरेली की घटनाओं से पहले हुआ। पहले? जी। स्रोत इसे एक बीज की तरह देखता है जिसे बाद की घटनाओं ने पानी दिया। ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र है। हाँ, वहां आप्रवासियों के खिलाफ रैलियां हुई जिनमें भारतीयों को निशाना बनाया गया। ये छोटी घटनाएं थी, लेकिन वायरल क्लिप्स ने यह धारणा बनाई कि भारतीय अब विदेशों में भी सुरक्षित नहीं है। यानी छवि हकीकत पर भारी पड़ गई। बिल्कुल। स्रोत इन अलग अलग घटनाओं को जोड़ता है। जिनेवा की चिंता प्लस ऑस्ट्रेलिया में विरोध प्लस नेपाल में जेनजी का विद्रोह प्लस यूके कनाडा में भारत विरोधी रैलियां, ये सब मिलकर एक कसता हुआ फंदा बनाते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा, पश्चिमी अखबारों में लेख छपते हैं, क्या भारत अपना लोकतंत्र खो रहा है। थिंक टैंक जातीय तनाव पर रिपोर्ट निकालते हैं।
मानवाधिकार समूह भारत को गाजा और यूक्रेन की श्रेणी में रखने लगते हैं, यानी समस्या पैदा करने वाला, पीड़ित नहीं। ओह, इसका असर देश के अंदर भी महसूस होता होगा। हाँ, एक घुटन का माहौल, दुनिया द्वारा जज किए जाने का एहसास। स्रोत का निष्कर्ष है कि सीमा पार गई तस्वीरें और कहानियां वैश्विक स्तर पर भारत के खिलाफ हथियार बन जाती हैं। इन सब घटनाओं को देखकर एक सवाल उठता है, क्या ये सब बिखरी हुई अलग अलग घटनाएं हैं या इनके पीछे कोई तालमेल है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। कोई है जो इन तारों को जोड़ रहा है। ये हमें 8वें चरण पर लाता है, मूक वास्तुकार। जी, स्रोत का कहना है कि कानपुर के प्लेकार्ड्स, लद्दाख का विरोध, वॉशिंगटन के टैरिफ, इन सब की टाइमिंग महज संयोग नहीं लगती। खुफिया रिपोर्ट्स ने भी इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो की रफ्तार और उनके तुरंत एनजीओ रिपोर्ट्स में शामिल हो जाने पर शक जताया गया। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ इन सबको हवा दे रहा हो। विश्लेषण किसी का नाम लेता है। विश्लेषण एक प्रमुख नाम लेता है, जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस? हाँ, वो अरबपति जिसने खुले तौर पर मोदी के भारत को बदलने का लक्ष्य रखा था। स्रोत याद दिलाता है कि कैसे पहले अडानी समूह के खिलाफ नैरेटिव बनाया गया, शेयर गिरे, सोरोस ने कथित तौर पर पैसा कमाया और बाद में शामिल एनजीओ चुपचाप बंद हो गए। अच्छा। 2025 तक स्रोत के मुताबिक सोरोस का पैटर्न साफ हो चुका था। एनजीओ रिपोर्ट्स छापते हैं, इन्फ्लुएंसर उन्हें फैलाते हैं और फिर वही रिपोर्ट पश्चिमी मीडिया की सुर्खियां बनती हैं। लेकिन क्या सोरोस अकेले हैं? स्रोत कहता है नहीं, पश्चिमी मानवाधिकार समूह, दूसरे अरबपतियों के फाउंडेशन, वैश्विक मीडिया और एनजीओ, ये सब मिलकर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। इसका कोई और उदाहरण? ब्रिटेन में भारतीय और पाकिस्तानी समुदायों के बीच हुए दंगों की जांच में भी विदेशी फंडिंग से जुड़े तीसरे पक्ष के आयोजकों का पता चला था। तो डिजाइन क्या है, मतलब पूरा प्लान? डिजाइन है, भारत में एक चिंगारी सुलगाओ, उसे विदेश से हवा, फंडिंग दो और उसे वैश्विक सुर्खियां बना दो। स्थानीय घटनाएं संयोग से नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति से वैश्विक आग बनती हैं। लेकिन चुनौती ये है कि सोरोस के नाम पर कोई टैंक या मिसाइल नहीं है। सही कहा। जनता को सिर्फ स्वतंत्र आवाजें और जमीनी विरोध दिखाई देते हैं। बिल्कुल, स्रोत का निष्कर्ष स्पष्ट है, ये लड़ाई सिर्फ छवियों और विरोध प्रदर्शनों की नहीं है। इसके पीछे एक अच्छी तरह से वित्तपोषित, सुनियोजित नेटवर्क है जिसे कुछ बेहद अमीर और प्रभावशाली लोग चला रहे हैं। और अब हम आते हैं नौवीं और स्रोत के अनुसार सबसे खतरनाक मोर्चे पर, संस्कृति का मोर्चा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्लेषण कहता है कि अगर किसी सभ्यता की संस्कृति पर हमला हो तो उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। ये हमले अक्सर खामोश होते हैं, लेकिन इनकी चोट गहरी होती है। स्रोत मंदिरों का उदाहरण देता है, जो निरंतरता और आस्था के प्रतीक हैं। मंदिरों पर कैसे हमला? कुछ कार्यकर्ता जो खुद को नारीवादी या सुधारक बताते हैं, जानबूझकर मंदिरों में टकराव पैदा करते हैं, जैसे पहनावे को लेकर बहस, पुजारियों से लाइव स्ट्रीम पर झगड़ा और फिर उसे रील्स और हैशटैग में बदलना। मकसद बातचीत नहीं बल्कि विवाद खड़ा करना है, और निशाना हमेशा हिंदू मंदिर ही होते हैं, ऐसा स्रोत का कहना है। बॉलीवुड का भी जिक्र है इसमें। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स बॉलीवुड के एक हिस्से को पाकिस्तानी या पश्चिमी फंडिंग और दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से जोड़ती हैं। अच्छा। में असुरक्षित महसूस करने जैसे बयान दिए थे। हाँ, वो बयान काफी चर्चा में थे। हाल का उदाहरण लिया गया है दिशा पटानी की बहन का, जिन्होंने प्रेमानंद जी महाराज जैसे संतों को निशाना बनाया, जो पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों की बात करते हैं। नैरेटिव ये बनाया गया है कि हिंदू समाज पिछड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर भी सांस्कृतिक मूल्यों पर हमला हो रहा है, ऐसा स्रोत का मानना है। विश्लेषण कहता है कि सोशल मीडिया पर ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जैसे हिंदू महिलाओं को शादी से पहले कई पार्टनर आजमाने चाहिए, जहां स्वच्छंदता को सशक्तिकरण बताया जा रहा है। हिंदू रीति रिवाजों को बेड़ियां कहा जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुविवाह, 3 तलाक, हलाला जैसी प्रथाओं पर चुनिंदा चुप्पी साध ली जाती है। मतलब दोहरा मापदंड। स्रोत का तर्क है कि लक्ष्य समानता नहीं बल्कि समाज को बांटना है। लेकिन युद्ध में संस्कृति का क्या काम, मतलब इसका असर कैसे होता है? देखिए, टैरिफ आपकी नौकरी छीन सकते हैं, बंदूक आपकी जान ले सकती है, लेकिन स्रोत कहता है कि अगर आपकी संस्कृति कमजोर हो जाती है तो समाज का आत्मविश्वास टूट जाता है, लड़ने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है, सभ्यता की जड़ों पर हमला। तो स्रोत का अंतिम निष्कर्ष ये है कि ये लड़ाई भारत की सीमाओं या अर्थव्यवस्था की नहीं, बल्कि सीधे भारत की पहचान, उसकी आत्मा की लड़ाई है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चिंता है इस विश्लेषण में। तो संक्षेप में कहें, यूथ ऑफ इंडिया एट जेंजी ऑफ भारत का ये विश्लेषण एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां भारत एक अदृश्य घेराबंदी में है। जी हाँ, ये लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी जा रही है, कश्मीर से वॉशिंगटन, बरेली से जिनेवा, बॉलीवुड से लेके जॉर्ज सोरोस तक। ये एक ऐसी मशीनरी है जिसके सारे पुर्जे मिलकर काम कर रहे हैं। स्रोत उस अल्पसंख्यक समुदाय का भी उल्लेख करता है जिसने कथित तौर पर आई लव मोहम्मद का नारा सबसे पहले उठाया और जो देश के खिलाफ आवाज उठाने में सबसे आगे रहता है, ऐसा स्रोत का दावा है। और स्रोत ये भी कहता है कि सिर्फ इस खतरे को पहचान लेना काफी नहीं है। तो फिर क्या जरूरी है? प्रतिक्रिया जरूरी है। बिना प्रतिक्रिया के पहचान सिर्फ समर्पण है। अगर भारत को टिके रहना है और आगे बढ़ना है तो उसे इसी वक्त यहीं पर एक बहुमोर्चा, सधी हुई और ठोस प्रतिक्रिया देनी होगी। स्रोत के अंतिम शब्द हैं, ये भारत के अदृश्य युद्ध का विस्तृत विश्लेषण था। यह युद्ध अभी जारी है, इसका नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत कितनी जल्दी इसे पहचानता है, प्रतिक्रिया देता है और इससे निपटने के लिए एक स्थायी ढांचा बनाता है। जी। ये प्रस्तुति यूथ ऑफ इंडिया एट जेंजी ऑफ भारत की थी और उनका अंतिम संदेश है, पहचान अकेले प्रतिरोध नहीं है, स्पष्टता, संकल्प और कानूनी कार्रवाई ही भारत को इस अदृश्य युद्ध से बचाएंगे। आप सुन रहे थे यूथ ऑफ इंडिया एट जेंजी ऑफ भारत द्वारा प्रस्तुत ये विश्लेषण, एक आवाज जो देश की नई पीढ़ी की तरफ से उठ रही है।
अगली बार हम फिर लौटेंगे नए विश्लेषण के साथ। तब तक जय हिंद। और श्रोताओं के लिए एक विचार करने योग्य प्रश्न छोड़ जाते हैं। स्रोतों में वर्णित इस कथित बहुकायामी अदृश्य युद्ध को ध्यान में रखते हुए आज के दौर में किसी भी राष्ट्र को सिर्फ सैन्य या आर्थिक सुरक्षा के अलावा अपनी आंतरिक स्थिरता और लचीलेपन के लिए किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो सकती है? जय हिंद।